हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सीवीएसटी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स देख चुके होंगे कि एयरफोर्स XY नेवी AA और SSR के लिए मैं आज इंग्लिश लेकर आया हूं। और ये जो इंग्लिश का आज आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, वह जो है आपके बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न है उसी पे बेस्ड है। तो जो लोग भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली आगे की सारी वीडियो जो हो वो आप लोगों को सही से पहुंच सके। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी होगा कि मैं बहुत दिन बाद जो हूँ यूट्यूब पे आया हूँ, तो उसका भी रीज़न था, मैं थोड़ा बिजी हो गया था और कुछ जानकारियाँ हासिल कर रहा था ताकि मैं कैसे आप लोगों को अच्छे से वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, जिसके लिए मैंने एक लैपटॉप लिया है, ठीक है। और उसी के माध्यम से मैं आप लोगों के पास में वीडियो बना के रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। बतलाना है कि सेंटेंस के किस भाग में एरर है। जैसे कि एयरफोर्स और नेवी की एग्जाम जो होती है तो उसमें एरर से क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है और इसमें बतलाना है कि एरर कहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा गया है कि आई डिड नॉट न्यू ही वॉज इन नीड ऑफ माई हेल्प। आई डिड नॉट न्यू ही वॉज इन नीड ऑफ माई हेल्प। तो यहाँ से बतलाना है कि किस सेक्शन में इसमें गलत है। तो अगर तो आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके फर्स्ट सेक्शन में गलत है। अब गलतियाँ क्यों है ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गलती क्यों है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो डू वर्ब होता है, कौन सा वर्ब, तो डू वर्ब जो होते हैं उसके तुरंत बाद में V1 आता है। डू वर्ब में सबसे पहले आते क्या क्या है, तो ये आपको जानना होगा कि इसमें डू होता है, ठीक है, उसके बाद डज होते हैं और उसके बाद इसमें डिड होता है। तो ये सारे जब वर्ब आते हैं तो उसके तुरंत बाद V1 आता है। लेकिन यहाँ पे जो न्यू लिखा गया है यह V2 है, तो डिड नॉट तो खुद V2 है, और तो इस कारण से यहाँ पे न्यू जो है आपका क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, और यहाँ पे आपका नो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी, जैसे मैंने दिया हुआ है। तो जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो लिखा गया है द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई डिड नॉट नो ही वाज इज, यहाँ पे इन होगा इज के जगह, ही वाज इन नीड ऑफ माई हेल्प, और उसके बाद ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा गया है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लिखा गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। ये बतलाना है कि सेंटेंस के किस हिस्से में गलतियां है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा आया है। जैसे कि क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो यहाँ से लिखा गया है कि ऑल्दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। वो कड़ी मेहनत तो करता है लेकिन वह फेल्ड हो जाता है। तो कॉमन एरर बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके कंजक्शन में मिलेंगे। अगर कोई बच्चा जिसको कंजक्शन में दिक्कत होती हो तो वह मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे इंग्लिश सेक्शन में, और वह वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे एक कंजक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाया है और उसमें वही सारे पैटर्न बताए गए हैं जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इसमें गलतियाँ क्या है। तो जैसे कि आप देखेंगे ऑल्दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये कंजक्शन से रिलेटेड है। तो ऑल्दो के बाद और दो जो होते हैं उसके बाद कौन कौन से वर्ड आते हैं ये आपको जानना जरूरी होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं तो ऑल्दो और दो के बाद जो वर्ड आता है वह येट आता है। तो जब भी कंजक्शन की बात की जाएगी तो इसमें येट आएगी। तो इस कारण से इसका जो थर्ड सेक्शन है वह यहाँ पे गलत है और इसमें ये थर्ड हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं, लिखा गया है। चलिए मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि इट इज अ रूल दैट ऑल्दो एंड दो मस्ट बी ऑलवेज फॉलो बाय येट। ठीक है, सो द करेक्ट सेंटेंस इज ऑल्दो ही वर्क हार्ड, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा येट ही फेल्ड। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन में कॉमन एरर से ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, यहाँ से लिखा गया है कि संस्कृत एज वेल एज उर्दू आर ऑफर एज अ ऑप्शनल लैंग्वेज इन द स्कूल। जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको उससे पूछा जाता है कि आप संस्कृत लेंगे या आप उर्दू लेंगे।
तो दोनों में से किसी एक का आप चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ से देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये दोनों जो है आपके प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन यह सिंटेक्स चैप्टर से है, ठीक है। और यहाँ पे जब एज वेल एज से क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो ये आपके जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे वर्ब को प्रेजेंट करते हैं। तो संस्कृत जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस कारण से यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा और इज हो जाएगा। तो इस कारण से इसमें ऑप्शन 2 आपके गलत है। चलिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन द वर्ड। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे लिखा गया है क्लमसी। अब क्लमसी का मीनिंग क्या होता है ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो क्लमसी का अगर मीनिंग का मैं बात करूं तो वह होता है अक्वार्डनेस, ठीक है। तो उसका अगर अपोजिट मीनिंग देखा जाए तो वह ग्रेसफुल हो जाएगा इसका मीनिंग। चलिए अक्वार्ड जो है ये तो आपका साइनोनिम सी हो जाएगा, ठीक है। थीन मीन्स पतला होता है, रेस्टलेस मीन्स बेचैन होता है। तो ये सारे आपके ऑप्शन पता होना चाहिए। अगर आप लोग मेरे से सजेस्ट मांगते हैं कि कौन सा बुक से मैं एंटो साइनो और वन वर्ड या आपका फ्रेजेज याद करूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा जंतर मंतर करके एक बुक आता है RS अग्रवाल का, उसी से आप लोग याद करें। क्योंकि एयरफोर्स और नेवी की जो एग्जाम होती है उसमें अक्सर उसी से क्वेश्चन और जो वर्ड होते हैं वह पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके चारों मीनिंग का हम लोग वर्ड देख लेते हैं। चलिए चारों वर्ड का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। सॉरी, जब आप यहाँ से पढ़िएगा तो इसका यहाँ से सॉल्यूशन दिया गया है कि क्लमसी का अर्थ होता है अक्वार्ड इन मूवमेंट, ग्रेसफुल का अर्थ होता है शोइंग ग्रेस और एलिजेंस, अक्वार्ड का मीनिंग आप समझ सकते हैं डिफिकल्टी होता है, थीन मीन्स पतला होता है, छोटा होता है, रेस्टलेस मीन्स बेचैन होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोला गया है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग। यहाँ से वन वर्ड बतला रहा है, मतलब ये वन वर्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन जो अब आते हैं और बेस्ट एक्सप्रेशन पूछता है और वो भी मीनिंग का पूछता है कि जो एक्सप्रेस करता हूँ, मीनिंग को अच्छे से व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ पे साइनोनिम्स की भी बात होती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे दिया हो इमेंस, इमेंस का अर्थ होता है क्या होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें टिक भी हुआ चुका है, पहले से ही लिखा गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इनॉर्मस हो जाएगा। इनॉर्मस का अर्थ होता है तो प्रसिद्ध, फेमस ये करके आता है, ब्राइट ये मीनिंग हो जाएगा। इमेंस का भी अर्थ वही होता है बड़ा, व्यापक, ये सारा मीनिंग इसके लिए आता है। अब चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जब सोल्यूशन देखिएगा तो यहाँ से लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि इमेंस का अर्थ क्या होता है। तो इमेंस मीन्स होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, और इनॉर्मस का भी अर्थ वही होता है। तो इस कारण से ये हुआ। मैं एक काम करूँगा कि ये जो आपका वीडियो बन रहा है इसका PDF मैं आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्टिव, जो आज वीडियो है उसके डिस्क्रिप्टिव में दे दूंगा, आप वहां से इसे अपलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हुज नहीं होगा, चूज होगा। चूज द वन वर्ड, वन वर्ड को चूज करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ से क्वेश्चन जब पढ़ा जाएगा तो यहाँ से लिखा गया है कि spending a lot more money or using a lot more of something than you can afford or than is necessary। आप जितना सक्षम है या आपको जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना या उससे ज़्यादा सामान खरीदना, तो वो क्या होगा, आपको लोग खर्चीला बोलेगा। तो इसका मीनिंग खर्चीला ही आएगा। तो चलिए इसका मीनिंग अब हम लोग देखते हैं। जब एक्स्ट्रावेजेंट का अर्थ से जानिएगा तो इसका अर्थ होता है खर्चीला। तो इस कारण से इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ से सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ से लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 में से एक सही वर्ड जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन में कौन से वर्ड दिए गए हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा गया कि द सर्वेंट। चलिए क्वेश्चन लिखा गया कि द सर्वेंट आर वेटिंग डैश द गेस्ट। जो सर्वेंट से नौकर थे वो भी गेस्ट जो भी आने वाले थे उनका इंतजार कर रहे हैं। तो इसका फ्रेजेज क्या होगा। तो एक चीज आपको बता दूं कि ये वेट जो हुआ और उसमें ऑन लगा दिया जाएगा, वेट ऑन एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है इंतजार करना। तो इस कारण से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए
यहाँ से इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि टू वेट ऑन, इसका मीनिंग हुआ कि समवन मीन्स टू वेट फॉर समवन, कि किसी का इंतजार करना है, इस कारण से इसका डी ऑप्शन सही हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, ये आपके क्वेश्चन फिलर से दिए गए हैं और एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4, इसमें से बतलाना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो चलिए, जब क्वेश्चन देखा गया तो यहाँ से लिखा क्या गया है, चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो लिखा गया है कि इट टुक 3 hours फॉर द फायर फाइटर टू पुट डैश द फायर। अब यहाँ से बोला गया कि लगभग 3 घंटे लग चुके थे जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाने वाले लोग, उनको आग बुझाने में। तो यहाँ से पुट अप होता है, पुट ऑफ नहीं होता है, पुट अप, इसका अर्थ होता है आग को बुझाना। इस कारण से इसका आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको फिलर से ही क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक से दिया गया है और आपको बतलाना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में लिखा गया कि द पब्लिशर आर गोइंग टू डैश द न्यू एडिशन। सो जो पब्लिशर प्रकाशक थे वह एक नए एडिशन को प्रकाशित करने वाले थे। तो प्रकाशित करना या प्रकाश में लाना, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होगा। तो क्या यहाँ से कैरी आउट होगा या मूव आउट होगा, ब्रिंग आउट होगा या कास्ट अवे होता है। तो जब भी पब्लिशर की बात की जाती है और कोई नए एडिशन को पब्लिश किया जाता है तो उसके लिए ब्रिंग आउट वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस कारण से इसका मीनिंग ये हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर यहाँ पे लिखा गया है। टू ब्रिंग आउट अ बुक इज टू पब्लिश इट, ठीक है, ये मीनिंग दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे यहाँ से तो लिखा गया है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं उसमें से करेक्ट बतलाना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट डैश डॉक्टर इज द कंट्री। सी इज वन ऑफ द मोस्ट डैश डॉक्टर इन द कंट्री, क्या वो, तो यहाँ से मीनिंग दिया गया है इंजर्ड, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट, एस्केयर्ड और एकम्प्लिश। तो इंजर्ड का अर्थ होता है ग्रसित होना, ठीक है, पीड़ित होना। तो इंजर्ड तो होगा नहीं क्योंकि वो कंट्री का तो इंजर्ड डॉक्टर ये तो सूट ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट ये भी नहीं होगा। एकम्प्लिश का अर्थ हो गया पहचाना हुआ, इस कारण से ये होगा जाने माने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ से लिखा गया है अकम्प्लिश मीन प्रोफिशिएंट, हाई स्किल्ड, जो कि निपुण है। इस कारण से इसका ऑप्शन सी हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी लिखा गया सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4, इसमें भी बतलाना है। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा गया कि आवर पॉलिटिशियन मस्ट स्टॉप क्राइसिस। हम लोग के पॉलिटिशियंस जो होते हैं वही आलोचना करते हैं, उनको जो आलोचना है उसको क्या करना चाहिए कि कम करना चाहिए। तो आवर पॉलिटिशियन मस्ट स्टॉप डैश क्राइसिस, तो कौन सा, तो अगर वे लोग आक्रामक जो आलोचनाएं करते हैं अगर वो बंद कर दें तो ये जैसे देखते हैं हमेशा हिंदू मुस्लिम या जो भी होता है डिबेट्स अदर्स रिलीजन के लिए, तो वह नहीं हो पाएगा। तो हम लोग के पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको मस्ट स्टॉप एग्रीवेटिंग क्राइसिस, ये इसका मीनिंग यहाँ से आ रहा है। इस कारण से ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं, वही लिखा गया है। जैसे नाउसिटिंग का अर्थ क्या होता है, तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है डिसगस्टिंग। एग्रेवेट का अर्थ होता है किसी को उकसाना, ठीक है। एडमोनिश का अर्थ होता है कि स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना होता है। एक्सकोल्ड का अर्थ होता है फील वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड, कुछ हुआ हो और अब बहुत ज़्यादा फील एक्साइटेड फील कर रहे हैं, तो ये इसका मीनिंग होता है। तो अभी तक हम लोग 11 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव वंडर्ड वेयर हिज पपी हैड गॉन। राजीव वंडर्ड, आश्चर्यचकित था कि उसका पप्पी जो है कहाँ पे चला गया। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको नरेशन की कुछ रूल्स को पता होना चाहिए, तभी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका जब देखेंगे तो यहाँ से लिखा गया कि हैड, तो हैड कब होता है, जब बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब ये तो आपका पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, और पास्ट टेंस होने के कारण और यहाँ पे जब हैज और हैव में से कोई होता है
आपका एक्सक्लूसिव वर्ब, तभी वह हेड में कन्वर्ट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे हेड है और यहाँ पे हैज है। तो अब इसमें से आंसर कौन सा होगा ये देखना है। तो वह आश्चर्यचकित था, तो उसके लिए उसको अफसोस था कि वो कहाँ चला गया। तो इस कारण से इसका मीनिंग की अगर बात की जाए तो इसमें ये तो हैड है, तो ये पहले ही गलत हो चुका। वेयर हैज द पॉपी गॉन, वेयर हैज, आउच, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि पीडीएफ इसका दिया जाएगा, तो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद यहाँ से दिया गया है, उसका आंसर क्यों हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फ्रेजेस फॉर अ कोहेरेंट सेंटेंस। उचित सेंटेंस बनाने के लिए जो लॉजिकल ऑर्डर, उसके ऑर्डर्स हैं उसको सही करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है ये आप देख सकते हैं। ये पीकी वाले से क्वेश्चन है और अक्सर एयरफोर्स नेवी में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। जैसे इसको अरेंज करना होता है ताकि एक सही आंसर है। जैसे हिज लाइफ टर्न around after he had got to build his career afresh, hold of a sudden opportunity। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले किसको सेंटेंस को रखा जाए। जब इसको पढ़िएगा तो इसमें आप देख पाएंगे कि हिज लाइफ टर्न तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक टर्न अराउंड क्या होता है कि फ्रेजेज होते हैं, तो पी के बाद क्यू आएगा, ये तो फिक्स है। और जब भी दो वर्ब को जोड़ा जाता है तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे देख सकते हैं कि गॉट वर्ब है और बिल्ड भी वर्ब है, तो क्यू और क्यू के बाद आर आएगा और बाकी हुआ तो एस। तो इस कारण से इसका आंसर पी क्यू आर एस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन लिखा गया है कि चूज द सेंटेंस दैट कन्वे द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। जो दिए गए सेंटेंस है उसी प्रकार का मीनिंग भी कन्वे करना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया, द म्यूजिक इज टू लाउड फॉर माई ईयर्स। जो म्यूजिक है वह इतना ज़्यादा लाउड है कि मेरी कान सहन नहीं कर सकती। ये आता है, ये टू रिमूवल टू जो पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए रिमूवल टू, यहाँ से टू को रिमूव करना है और ये इसका मीनिंग आ रहा है कि ये म्यूजिक इतना अधिक था कि उसकी कान सुन नहीं सकता या बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, तो कर सकता है, तो इस कारण से देख सकते हैं आई लव लाउड म्यूजिक, ये तो होगा नहीं, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव मीनिंग आ रहा है। माई ईयर्स कैन टॉलरेट द लाउड म्यूजिक, यही भी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव आना चाहिए, ये तो सेम है। ठीक है, इस कारण से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।